वह दिन रविवार था। मैं सुबह 5 बजे बिस्तर से उठ गई थी। सुबह 9 बजे सुधा दीदी की फ्लाइट आने वाली थी। उससे पहले मैंने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की तैयारी कर ली। मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था, यहाँ तक कि राघव को भी दीदी के आने की खबर नहीं दी होने दी। मैं नहाकर जल्दी से तैयार हो गई और राघव से कहा, मुझे अपनी फ्रेंड से कुछ काम है, 1 घंटे में आ जाऊंगी। इससे पहले कि राघव कुछ पूछते, मैं जल्दी से घर से बाहर निकल गई। लिफ्ट से नीचे पहुंची, तभी ख्याल आया, स्कूटर की चाबी तो मैंने ली ही नहीं। मैं वापस ऊपर आई। फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। जो ही मैं अंदर आई, मम्मी की आवाज कानों में पड़ी, देख राघव, रीता इस घर की लड़की नहीं बहू है। ये भला कोई कायदा है जींस टॉप पहनना और स्कूटर उठाया और चल दी? ना बड़ों का लिहाज, ना आंखों में शर्म। मम्मी, आप किस जमाने की बात कर रही हैं? आजकल तो हर लड़की जींस टॉप पहनती है। दीदी भी सब कुछ पहनती है, उन्हें तो आप कुछ नहीं कहती। दीदी दूसरे के घर की हो गई है, वह कुछ भी करे, मुझे क्या। और यस, तुझे आजकल क्या हो गया है? 4 दिन शादी को हुए नहीं, हरदम बीवी की तरफदारी करता रहता है। इतने में पापा की आवाज आई, राधा खामोश हो जाओ, क्यों व्यर्थ में अपने साथ साथ सबका दिमाग खराब कर रही हो? पढ़ी लिखी हो, जमाने के साथ चलना सीखो। इतनी अच्छी बहू मिली है, उसकी कदर करो। मैंने चुपचाप चाबी उठाई और बाहर निकल आई। पापा ने मेरे ढेरों खून बढ़ा दिया था। मैं एयरपोर्ट पर पहुंची। दीदी की फ्लाइट आधा घंटा लेट थी। मैं लॉबी में जाकर बैठी और आंखें बंद कर विचारों के सागर में डूबने उतरने लगी। राघव से मेरी मित्रता बीटेक के अंतिम वर्ष में हुई थी। चंद दिनों में ही दोस्ती की सीमा लांघ कर हम प्यार की ओर बढ़ गए। हम दोनों को बेंगलुरु की 2 अलग कंपनियों में जॉब मिली थी। जॉब लगते ही कब राघव अपने मम्मी पापा के साथ मेरा हाथ मांगने आए और कब हम दोनों का विवाह हो गया, पता ही नहीं चला। पलकों पर सतरंगी सपने सजाए मैं राघव के घर आ गई। चौथे दिन हम दोनों को हनीमून के लिए निकलना था। शाम का समय था। मैं अपने कमरे में पैकिंग में व्यस्त थी। तभी मेरी सास ने राघव को अपने कमरे में बुलाया। कुछ देर बाद राघव लौटे। उनका चेहरा उतरा हुआ था। वह कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने वजह उनसे जाननी चाहिए। वह बोले, रीता, मम्मी हनीमून पर जाने के लिए मना कर रही है। क्यों? मैं हैरान रह गई। उनका कहना है कि बेंगलुरु में तो हम अकेले ही रहेंगे, फिर हनीमून पर जाने की क्या तुक है। इतने दिन उनके पास दिल्ली में ही रहे तो उन्हें अच्छा लगेगा। राघव, बेंगलुरु में अकेले रहने और हनीमून में जाने पर फर्क है ना। हमारा रिजर्वेशन भी हो चुका है, होटल भी पहले से बुक है। मेरे निराशा भरे स्वर को सुनकर राघव बोले, मेरे साथ साथ पापा ने भी मम्मी को समझाया था, लेकिन मेरी आंखों में क्रोध और पीड़ा का मिला जुला भाव तैर गया। खींचकर मैं अटैची से कपड़े निकालने लगी, तभी जहन में शादी से पूर्व अपनी मम्मी के कहे शब्द आ गए। उन्होंने कहा था, रीता, शादी के बाद लड़की का ससुराल में कितनी जल्दी एडजस्ट होती है, ये ससुराल वालों के साथ साथ लड़की की स्वयं की सोच और व्यवहार पर निर्भर करता है। थोड़ा सा सब्र और धैर्य रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करता है। मैंने खुद को सहज करने का प्रयास किया और किसी की मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम टेंशन मत लो, हम बेंगलुरु से ऊटी घुमाएंगे। लेकिन बेंगलुरु पहुंचकर भी हम लोग नहीं जा पाए। शादी में ली गई छुट्टियों के कारण ऑफिस में काम बहुत था। हनीमून पर जाने का रोमांच और उसके एहसास से मैं वंचित ही रही। दिल्ली से आए 2 माह हो चुके थे। मेरी और राघव की दृष्टि धीरे धीरे व्यवस्थित हो रही थी। राघव बहुत कोऑपरेटिव थे। हम दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। एक दिन दिल्ली से पापा यानी मेरे ससुर जी का फोन आया कि वह और मम्मी बेंगलुरु आ रहे हैं। मैं खुश थी। मुझे ख्याल आया, क्यों ना चुपचाप अपनी ननद सुधा दीदी को भी पुणे में से बेंगलुरु आने का निमंत्रण दे दूं। उनके अचानक चले आने से राघव और मम्मी का पापा का सरप्राइज हो जाएगा। मैंने दीदी को फोन मिलाया। उन्होंने 10 मिनट बाद आने का आश्वासन दिया।
मम्मी पापा आ गए। मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली ताकि आते ही वे दोनों अकेले ना पड़ जाएं। मैं खुश थी उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखकर अपना इंप्रेशन जमाना चाहती थी, पर मम्मी का टिपिकल सास वाला रवैया मेरी समझ से परे था। उनकी पैनी दृष्टि हमेशा मेरा निरीक्षण करती रहती थी। जरा सा मौका हाथ आया नहीं कि उपदेश देना शुरू कर देती थी। यही नहीं, राघव के घर के कामों में हाथ बटाना भी उन्हें खटकता था। एक सुबह ऑफिस जाने के पहले मैं सबके लिए नाश्ता बना रही थी। राघव वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालकर सुखा रहे थे। मम्मी से रहा नहीं गया, बालकनी में जाकर बोली, राघव ये क्या कपड़े तू सुखा रहा है? इसमें हर्ज ही क्या है मम्मी, रीता भी तो बहुत बिजी रहती है। जब कमाते दोनों हैं तो घर का काम भी दोनों मिलकर करना चाहिए। राघव बोले, अच्छा अब तो बड़ा हो गया, समझदार हो गया है, पर पहले कभी तूने ऐसी समझ नहीं दिखाई। अपनी माँ का हाथ तूने कभी नहीं बताया। वह मम्मी कैसी बातें करती हो। चलो इस बार दिल्ली आऊँगा तो सारा काम मैं करूँगा, तुम बस पलंग पर बैठकर हुक्म चलाना। माँ के गले में बाहें डालकर राघव हंस दिए थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मम्मी के इस एटीट्यूड में उनके आने की सारी खुशी काफूर कर दी थी। अब मुझे अफसोस हो रहा था, क्यों मैंने सुधा दीदी को इनवाइट कर लिया। अकेली मम्मी का यह हाल है तो जब बेटी भी साथ होगी तब क्या होगा। वह तो मम्मी को और भी मेरे खिलाफ भड़काएंगी, ननद जो ठहरी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तीर कमान से निकल चुका था, फ्लाइट आ चुकी थी। बाहर आने पर सुधा दीदी ने मुझे गले से लगा लिया। दीदी को देख घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राघव मुस्कुराते हुए बोले, रीता ने मुझे भी कुछ नहीं बताया, तुम दोनों लड़कियों ने हमें अच्छा सरप्राइज दे डाला। पापा ने कहा, पापा यह प्लान आपकी बहू का था, इसी ने चुपके से मुझे इनवाइट किया था। सुधा दीदी के जवाब पर पापा ने मम्मी की तरफ इस अंदाज में देखा मानो कह रहे हों, देखो अपनी बहू की काबिलियत। दोपहर में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे। राघव को करेले की सब्जी खाते देख मम्मी से रहा नहीं गया, बोल ही दिया, ये क्या राघव, तू करेला खा रहा है? शादी से पहले तो छूता भी नहीं था। रीता को करेला पसंद है, शायद इसीलिए। मम्मी का व्यंग्यात्मक स्वर पापा को बुरा लगा तो झट से बोले, राघव बेटे, मुझे तुम दोनों का कोऑपरेशन और एडजस्टमेंट देखकर बहुत खुशी हो रही है। अपने पार्टनर की छोटी छोटी बातों को अपनाना रिश्तों को मजबूत और सौहार्दपूर्ण बनाता है। मम्मी बुरी तरह झेप गई थी। मैं मुस्कुरा दी। दीदी 1 सप्ताह के लिए बेंगलुरु आई थी, इसीलिए मैंने और राघव ने ऑफिस से छुट्टी ले ली ताकि सब आराम से घूम सके। एक सुबह दीदी मेरे साथ किचन में पूरी बनवा रही थी। गप्पे मारते हुए उन्होंने अचानक बातों का रुख मम्मी की ओर मोड़ दिया। वह बोली, रीता, जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ मम्मी तुम्हें कुछ न कुछ बोल देती है, पर तुम उनकी बातों को दिल में मत लगाना। वह मन से बहुत अच्छी हैं। दीदी, मैं किसी को मन को तो नहीं जानती हूँ। जैसा व्यवहार मेरे साथ होगा वैसा मन के उसी के अनुसार रिएक्ट करेगा। कभी कभी मुझे मम्मी की बातों का बहुत बुरा लगता है। फिर सोचती हूँ, आखिर जो माँ इतने अरमानों से अपने बेटे की शादी रचाती है, वही बहू की सबसे बड़ी आलोचक उसकी प्रतिद्वंदी कैसे बन जाती है। शायद इसकी वजह उसके पूर्वाग्रह या फिर उसके अवचेतन मन में दबी हुई असुरक्षा की भावना है, कहीं बेटा उससे दूर न हो जाए। इसी के चलते वह चाहे अनचाहे नहीं चाहती कि बेटा बहू की ज़्यादा केयर करे। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मम्मी की चीख सुनाई दी। हम बाहर भागे। बाथरूम से आते हुए मम्मी का पाँव फिसल गया था। दरवाजे से टकराने के कारण माथे से खून बह रहा था। हम लोग बुरी तरह घबरा गए। पापा ने सहारा देकर उन्हें सोफे पर बिठाया। डिटॉल लगाकर मैंने मम्मी का घाव साफ किया और पट्टी बांध दी। मैंने कहा, मम्मी घबराइए मत, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए, मैं स्कूटर निकाल रही हूँ। राघव आ जाए तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। मम्मी राघव कार की सर्विसिंग के लिए गए हैं।
पता नहीं कब आएंगे। आप मेरे साथ चलिए। डॉक्टर से पट्टी करवा कर मैं लौटी, तभी राघव आ गए। अरे मम्मी को क्या हुआ? राघव घबरा उठे। कुछ भी तो नहीं, मामूली सी चोट है, दरवाजा लग गया था। अपने प्रति बेटे की चिंता को देख मम्मी प्रसन्न हो गई। मम्मी आप आराम कीजिए। घूमना कैंसिल? राघव बोले। घूमना कैंसिल नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुधा क्या रोज रोज बेंगलुरु आएगी? सुधा दीदी की अनिच्छा के बावजूद मम्मी घूमने गई। शाम को सब लोग घूम कर लौटे। चाय पीकर मैं और राघव अपने कमरे में आराम करने चले गए। राघव तो सो गए, पर मैं बिस्तर पर लेटी थी। पापा मम्मी और दीदी ड्राइंग रूम में आराम से बैठे बातें कर रहे थे। उनकी आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। दीदी बोली, मम्मी देखा आपने रीता को? उसे आपकी कितनी फिक्र हो गई थी। फिर भी आप हमेशा उसमें कमियां ढूंढने की कोशिश करती हैं, उन दोनों पर व्यंग करती रहती हैं। आपका यही एटीट्यूड रहा तो आपके रिश्ते में तो खटास आ ही जाएगी। राघव और रीता के रिश्ते में भी तनाव पैदा हो जाएगा, तब क्या आपको अच्छा लगेगा? पापा ने गहरी सांस ली और बोले, छोड़ो सुधा, तुम्हारी मम्मी की समझ में कुछ नहीं आएगा। दरअसल तुम्हारी मम्मी के दो चेहरे हैं, अपनी बेटी के सामने उनका एक चेहरा और बहू के सामने दूसरा चेहरा। तुम्हारे हनीमून पर मलेशिया जाने से यह कितनी खुश थी, लेकिन बेटे बहू का हनीमून प्रोग्राम खुद कैंसिल करवा दिया। दामाद बेटी का ख्याल रखे तो खुश होती है, लेकिन बहू का बेटा ख्याल रखना, हेल्प करना उन्हें तनिक नहीं सुहाता। तब बेटा जोरू का गुलाम की पदवी से पा जाता है। तुम्हारे घर जाती है तो किचन में तुम्हें घुसने नहीं देती। जब भी यहाँ किचन में जाना ही नहीं चाहती। पूछो इनसे, इतने दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए, कभी बेटे बहू को उनकी पसंद का बनाकर कुछ खिलाया? सुधा दीदी कुछ रुककर बोली, मम्मी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप ऐसा कर सकती हैं। अब वह जमाना गया जब सास बहू के रिश्ते में करवाहट हुआ करती थी। जैसे जैसे लेडीज एजुकेटेड होती जा रही हैं, रिश्तों के नए आयाम बनते जा रहे हैं। आज की सास ने टिपिकल ललिता पवार वाला चोला उतार फेंक दिया है और उसकी जगह ले ली है एक पढ़ी लिखी समझदार औरत ने, जो अपनी बहू के लिए भी उतनी ही स्नेहशील है जितनी अपनी बेटी के लिए। यही वजह है कि आजकल सास और बहू के बीच दोस्ताना रिश्ते हैं। मम्मी छोटी छोटी बातें जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। इनसे रिश्तों में नज़दीकियाँ भी आती हैं और दूरियाँ भी पैदा हो जाती हैं। पापा बोले, तुम्हारा यही रवैया रहा तो ना तो रीता दिल्ली आना चाहेगी और ना तुम्हें बेंगलुरु बुलाना चाहेगी। हम आज की युवा पीढ़ी को दोष देते हैं कि वह संयुक्त परिवार में रहना ही नहीं चाहते, पर क्या इसकी वजह हम लोगों के दोषपूर्ण व्यवहार नहीं है? राधा नारी के कितने रूप होते हैं। वह किसी की आज्ञाकारी बेटी है तो पतिव्रता पत्नी भी है, ममतामयी माँ है तो अनुशासन प्रिय सास भी है, जिसे एक पराये पौधे को अपनी बगिया में इस तरह रोपित करना होता है ताकि वह पौधा सिर्फ जमीन ही ना पकड़ ले, बल्कि भली भांति फले और पोषित भी हो। पर कुछ अपने पूर्वाग्रह और कुछ नासमझी के कारण महिलाएं इस भूमिका को निभाने में अक्सर छूट जाती हैं। मैं तुम दोनों की बात अच्छी तरह समझ रही हूँ। सच कहूँ तो आज सुबह से मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ। मम्मी की आवाज़ धीमी हो गई थी। अगली सुबह एक नए आगाज के साथ आई। अपने प्रति मम्मी का स्नेहशील व्यवहार देखकर मैं सोच ही रही थी, स्वयं को बदलना कोई कठिन काम नहीं है। ज़रूरत है बस अपने नज़रिए और इच्छा शक्ति में बदलाव लाने की। दीदी को बुलाना कितना सार्थक सिद्ध हुआ था, यह मुझे अब महसूस हो रहा था। उन्होंने अपनी समझदारी से यह साबित कर दिया कि आज की पढ़ी लिखी ननद भाभी का रिश्ता जीवन में कितनी मिठास ला सकता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत धन्यवाद।